Hello everyone. Welcome to Arihant Padhaku. As you all know that I am Divya, your science educator, and we are again up with the second chapter of this ninth class series, and that is chapter 4 from class 9 science, structure of the atom. अब जैसे कि हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर चुके हैं, आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस के साथ हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे बच्चे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन्हीं के जरिए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो आई थिंक यू आर रेडी टू स्टार्ट विद मी, सो लेट्स क्विकली बिगिन। तो टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स ड्रॉबैक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल, वैलेंसी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। अब बच्चे ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं और आज के सेशन में मैं जो क्वेश्चंस लूंगी वो सारे क्वेश्चंस इन सब टॉपिक से रिलेटेड होंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपको फील होगा कि आपको क्वेश्चन भी पता लग गए हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी पता लग गया है। सो लेट्स स्टार्ट एंड रॉक। तो आज का पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एटम एंड इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसको समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा पूछा जा सकता है इस टॉपिक पे। What are subatomic particles? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, What are subatomic particles क्या होते हैं, और दूसरा पार्ट है उसका compare the properties of electrons, protons and neutrons। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो आपको पता है बच्चे एटम क्या होता है। एटम हम ऑलरेडी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। मैं उसको, मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, बट स्टिल अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम भी किन पार्टिकल से बना है, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? We have proton, we have neutron and we have electron। तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये जो एक बीच में एक छोटा सा डेंस मास दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज कलर का सर्कल, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे रेड बॉल्स न्यूट्रॉन दिखा रही हैं और ब्लू बॉल्स प्रोटॉन दिखा रही हैं। और ये जो न्यूक्लियस के बाहर वाला रीजन है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, वहां पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आई होप क्लियर हो गया। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिससे एटम बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ लेट्स क्विकली begin with the compare the properties of electron, protons and neutrons। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी कंपेयर करो, अब ये तो आपको पता लग चुका है कि एटम के सेंटर के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इनको लिखते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉन को हम जनरली ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन को हम इस तरीके से लिख देते हैं और न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तभी यहाँ पे नेगेटिव वी दिखाया है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनपे कोई चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। और प्रोटॉन्स का मास कितना होता है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? दैट इज ऑल्सो 1 AMU। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, सो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट न्यूट्रॉन किसी से भी अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि वो खुद न्यूट्रल है, उन पे कोई चार्ज नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर। और जो प्रोटॉन्स है दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स भी इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होते हैं। So this is how you can compare the properties of electron, proton, neutrons, their charges, their mass, and how they respond to different charges and where they are present in an atom. Okay, अगला question. If an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? क्वेश्चन समझ आया आपको कि अगर एक एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है,
अब यहाँ पे मैंने फिगर ही ली है, एक प्रोटॉन, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन, क्या उस पर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको ये बता दूं बच्चे कि जो एटम होते हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर एटम पे चार्ज आ जाएगा, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी डिस्कस किया था, तो वो तो आयन बन जाएगा, बट यहाँ पे एटम की बात हो रही है। तो एटम जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं एग्जिस्ट करता, एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जितने प्रोटॉन्स है, उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो इसका मतलब वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं और नेट चार्ज एटम पे कोई भी नहीं होता। So the answer would be no, it won't carry any charge because it is electrically neutral. Number of protons is always equal to number of electrons. But अगर आप आयन की बात करो तो आयन पे चार्ज होता है, एटम जिस पे चार्ज आ जाता है उसी को तो आप आयन बुलाते हो, है ना? We have discussed in atoms and molecules also. और उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं होता, तभी चार्ज होता है, बट एटम के केस में इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑलवेज। अगला क्वेश्चन, हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास ऑफ 4 म्यू। आपको हीलियम दिया है और आपको बताया है कि जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो है 4 म्यू एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है? 2 प्रोटॉन्स। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे ये आपसे पूछा गया है। अब देखो हीलियम दिया है आपको, हीलियम के इस फिगर को देखकर आप समझ पा रहे हो कि इसका मास तो 4 म्यू दिया आपको, ठीक है, इसका मास 4 म्यू मतलब इसका मास नंबर 4 म्यू है, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 2, और जितने एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हमें क्या चाहिए? न्यूट्रॉन। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मास नंबर का, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटम को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जिसमें से मास नंबर भी एक प्रॉपर्टी है, जिसको अभी मैं एक सेपरेट टॉपिक की तरह भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो मास नंबर अगर हमें किसी का दिया है, एटॉमिक मास नंबर एक ही बात होती है, 4 दिया है, प्रोटॉन आपको दिए 2 है, तो न्यूट्रॉन कितने रहेंगे इसके अंदर? ऑब्वियसली न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। सो द आंसर वुड बी 2। सो अगर कभी भी प्रोटॉन दिया और मास दिया और न्यूट्रॉन निकालना हो तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करके उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। एल्यूमिनियम दिया है और उसका एटॉमिक नंबर को ना बच्चे हम हमेशा किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस पर नीचे लिखते हैं, और नीचे को हम क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट आ सकता है आपको कभी। तो सबस्क्रिप्ट में हम हमेशा एटम के पाँव के अंदर क्या लिखते हैं? उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 13 दिया है और मास नंबर कितना दिया है? 27। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हमें उसको आयन, इसका आयन भी बनाकर उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है। अब ये चीज आपको अलग से फैक्ट मेरे ख्याल समझ आ गया कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने आपको भी ये भी बताया था कि मास नंबर हम कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके, ठीक है। और प्रोटॉन आपको एटॉमिक नंबर से पता लग जाते हैं। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानने हैं, तो सबसे पहले तो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया है 13, एटॉमिक नंबर 13, तो इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने होंगे? 13, ठीक है। अब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर देखो दिया है आपके पास 27, प्रोटॉन आप निकाल चुके हो 13, तो न्यूट्रॉन आपको फाइंड करने हैं। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? माइनस कर दोगे, सो इट विल कम आउट टू बी 14। इट विल कम आउट टू बी 14। So I think you got it, that how you have to calculate proton, electrons and neutrons from the given superscript and the subscript. Superscript always denotes the mass number and subscript always denotes the atomic number. अब इसमें एक और चीज दी है, रिप्रेजेंट द आयन ऑफ दिस एलिमेंट। इसको आयन भी बनाकर दिखाना है आपको। तो आयन बनने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से न्यूक्लियस के आसपास अरेंज है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। पहले शेल में हम 2 भरते हैं, फिर नेक्स्ट शेल में हम आ जाते हैं 8 और फिर नेक्स्ट शेल में 3, तभी बने ना ये 13। तो ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या कहीं से ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि हर एटम को स्टेबल होने के लिए लास्ट में 8 ऑक्टेट अचीव करना पड़ता है। किसी को भी स्टेबल होना है तो इट हैज टू अचीव द ऑक्टेट, मतलब उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। अब इसके 3, या तो लास्ट शेल यही खत्म हो जाता, अगर यहां नहीं खत्म हुआ तो अगर 3 है तो ये किसी तरीके से 8 बन जाए, मतलब ये 5 ले ले, या फिर ये 3 होते ही नहीं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके लिए आसान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स देना, क्योंकि 5 लेना मुश्किल है बट 3 देना आसान है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 और 8, बट प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 बट प्रोटॉन क्या रहेंगे, 13 ही। तो मतलब ये जो आयन बनेगा उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, 3 से, तो इसका आयन क्या बनेगा, Al3 पॉजिटिव। तो कभी भी किसी को आयन बनाना होता है तो आयन बनाने के लिए उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल के अंदर देखकर उसको लूज या गेन कराते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसकी पॉजिटिव वैलेंसी या नेगेटिव वैलेंसी बनके वो आयन बन जाता है। सो आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूलाज मैंने बताए वो मैं एक बार फिर लिख देती हूँ। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो लिखते हैं दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। अभी इसको हम टॉपिक को और डिटेल में भी करेंगे आगे। और हर एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। हर एक एटम क्या होता है, एटम इज न्यूट्रल, मतलब उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर किसी को आयन बनाना है, किसी को आयन बनाना है अगर, तो अगर उसके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करने पे वो आयन पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनाएगा। और कोई भी लूज या गेन करता है इट इज इन अकॉर्डेंस विद द ऑक्टेट रूल, मतलब टेंडेंसी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एटम से रिलेटेड और उसके सब पार्टिकल से। What information do you get from the figure about the atomic number, mass number and valency of X, Y, Z and give your answer in the tabular form. अब यहाँ पे हमें बताना है कि हमें 3 मॉडल्स दिए गए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल्स। इसमें हमें एटम दिख रहा है, बीच में न्यूक्लियस है, कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दिख रहा है, दैट इज द एटॉमिक मॉडल। अब इन तीनों मॉडल को देखते हुए हमें इसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी की बात करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इन कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, मतलब एक एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और किसी भी न्यूट्रल एटम में मैंने आपको बताया जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और एटॉमिक नंबर जो है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो Z से, यहाँ पे लिखा भी गया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। और इसको कभी भी एलिमेंट कोई हम लिखते हैं तो वो हमेशा इसके पाव में लिखा जाता है, मतलब इट एक्ट एज अ सबस्क्रिप्ट, इट एक्ट एज अ सबस्क्रिप्ट। सपोज अगर कहीं पे इस तरीके से आप देखो तो इसका मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उनको ऐड करके जो सम मिलता है वो होता है मास नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A से। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें मिलती है उनको न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। अब मिलता है क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो ईदर यू कैन राइट इट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या आप कह सकते हो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी भी कोई एलिमेंट आप लिखते हो तो उसमें ये सबस्क्रिप्ट की तरह डिनोट होता है। तो एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट और सॉरी मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट, याद रखो इट इज डिनोटेड एज सुपरस्क्रिप्ट and atomic number is denoted as subscript. अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर समझ आ गया है. सो लेट्स लुक फॉर दिस. तो यहाँ पे हमें इसको देखते हुए एटॉमिक नंबर बताना है. तो इस केस में हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेते हैं एक्स वाई जेड. यहाँ इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे इनके मास नंबर लिख लेते हैं और यहाँ इनके वैलेंसी लिखते हैं. टैबुलर फॉर्म बना लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एक्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें? 5. तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 5. अब इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 8. तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8. इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 15. तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर हो गया 15. मास नंबर की बात करते हैं. अब मास नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके. तो इसका मास नंबर होगा 5 और 6. तो इसके लिए आप 5 और 6 ऐड कर दोगे तो मतलब इसका मास नंबर हुआ 11. ठीक है. y का देखें तो 10 प्लस 8 18. इसका मास नंबर 15 प्लस 16. तो इसको अगर आप ऐड करो तो इट बिकम्स 31. तो ये हो गया इनका मास नंबर. अब हमें चाहिए इसकी वैलेंसी भी. अब वैलेंसी कैसे निकालते हो आप? अब देखो जितने एटॉमिक नंबर है उतना ही इसका मतलब उनके अंदर प्रोटॉन्स है और जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर मैं एक्स वाई जेड को ऐसे लिख दूं तो मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? एक्स के अंदर 5 है ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी 5. और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो कैसे लिखोगे आप? 2 3, क्योंकि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में भरते हो. अब इसका वैलेंसी क्या होगा? जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब ये स्टेबल तो नहीं है. स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या 5 ले ले. तो इसके लिए इजी क्या रहेगा? 3 देना. तो इसका वैलेंसी होगा +3, क्योंकि देने के बाद इसमें 3 प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे और प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. अब ऐसे ही y की बात करें. y का एटम y में प्रोटॉन है 8 क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है. तो इलेक्ट्रॉन भी है 8. अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 6. तो अब इसको ऑक्टेट अचीव करने के लिए इट हैज टू टेक 2 और गिव 6. तो क्या इजी है? 2 लेना. और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका वैलेंसी माइनस में होता है क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है. और कितने से बढ़ गया? 2 से. तो वो हो गया -2. अब Z की अगर बात करें तो Z का एटॉमिक नंबर हमारे पास है Z का एटॉमिक नंबर है 15. तो इलेक्ट्रॉन भी है 15. तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 8 5. अब लास्ट शेल में ऑक्टेट अटेन करने के लिए या तो ये 3 ले या 5 दे. तो क्या चीज इजी है? 3 लेना. जो कम होता है ना वो इजी होता है. तो जो लेता है उसका वैलेंसी क्या होता है? माइनस में. सो इट बिकम्स -3. तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि x 3 पॉजिटिव बनाएगा मतलब उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, y 2 नेगेटिव बनाएगा जब भी किसी के साथ कंबाइन करेगा और z 3 नेगेटिव बनाएगा. So this is how atomic number, mass number and valency can be depicted from this given atomic models. अगला क्वेश्चन है हमारे पास और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है. और मैं आपको ये भी बता दूं बच्चे कि हमारी ये बुक आ चुकी है मार्केट में, दैट इज सीबीएसई टर्म 2 2022 साइंस क्लास 9th. इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा. एक तो हर चैप्टर का पूरा थ्योरी दिया है आपको, पूरा एनसीईआरटी कवर है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. तो आप ये बुक जरूर लो क्योंकि इससे आपका बहुत बेनिफिट रहेगा. अब आप देखो ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें भी दिया है. पेज नंबर 22 का 12th क्वेश्चन है. आप देखो और इसको खुद भी करने की कोशिश करो. तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, मैं हेल्प करती हूँ आपकी. In response to a question, a student stated that in an atom, number of protons is greater than the number of neutrons. एक बच्चे ने कहा कि एक एटम है, समझो इस क्वेश्चन को, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो ग्रेटर है देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और वो उसने बोला कि जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है विच इन टर्न इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या आप एक अग्री करते हो इस स्टेटमेंट से? हाँ या ना, और जस्टिफाई करना है.
अब इतना आप पढ़ चुके हो कि किसका नंबर किसके इक्वल होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको पता है कि इस स्टेटमेंट से तो हम जस्टिफाई बिल्कुल भी हम अग्री नहीं करते। सो वी डोंट अग्री टू इट। द रीजन बीइंग कि प्रोटॉन का नंबर कभी न्यूट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रोटॉन का नंबर कभी न्यूट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का नंबर हमेशा न्यूट्रॉन से लेस रहता है, बट न्यूट्रॉन का नंबर या तो प्रोटॉन के इक्वल होता है या उससे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं मास नंबर। तो मास नंबर या तो एटॉमिक नंबर का डबल होता है या उससे ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होते हैं। तो आप देखो कितना बढ़िया से इस बुक के अंदर आंसर दिया है। मैं अभी देख रही थी कि ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपका पेज नंबर 27 पे इसका आंसर दिया है। द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें दिया है कि प्रोटॉन ग्रेटर देन न्यूट्रॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नेवर ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि मास नंबर या तो डबल होता है या बड़ा होता है एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो इस बुक का बहुत बेनिफिट रहेगा। नहीं तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं आपको आंसर पता होता है बट कैसे लिखना है वो नहीं पता होता। सो आई वुड सजेस्ट कि आप भी ये बुक्स लो, ताकि जब मैं ये सेशन लेती हूँ तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने सेशन में रखती हूँ, तो ताकि आप रिलेट कर पाओ इसको बुक के साथ। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट इट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, एक एटम है आपके पास, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8, फिगर में दिया भी है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 8, देन एटॉमिक नंबर और चार्ज बताना है हमें। चार्ज मतलब उसका वैलेंसी ही बताना है। जब भी कभी चार्ज होगा ना तो मतलब आपको वैलेंसी ही बताना है उसका निकाल कर। तो एटॉमिक नंबर तो अभी हम डिफाइन कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अब प्रोटॉन्स तो दिए हैं तो मतलब एटॉमिक नंबर, आंसर क्लियर है, कितना होगा? एटॉमिक नंबर वुड बी 8। अब चार्ज कैसे पता लगता है या वैलेंसी कैसे पता लगती है? इलेक्ट्रॉन्स को देखकर। इलेक्ट्रॉन्स को देख के आप कॉन्फिगरेशन लिखते हो, फिर ऑक्टेट रूल को obey करके आप सोचते हो कि या तो ये इतने इलेक्ट्रॉन लेकर 8 बना ले इलेक्ट्रॉन, या देकर 8 बना ले। मतलब उसका अगला जो मतलब वो शेल ही खत्म हो जाए और जो शेल रहे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब इस केस में या तो ये 6 दे दे या 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। तो इसके लिए क्या इजी है? जो कम रहता है वो आसान रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, मैंने आपको बताया, उसका वैलेंसी माइनस में होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2, तो वैलेंसी क्या होगी? -2। तो मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? इसका चार्ज रहेगा -2। बट एज सच अभी इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, बट जब ये कंबाइन करेगा किसी के साथ तब इसके ऊपर ये चार्ज आएगा। सो आई होप यू गॉट इट कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में एटॉमिक नंबर, मास नंबर को रिलेट करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वैलेंसी आपको निकालनी है। एक और करते हैं हम क्वेश्चन इसी के ऊपर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एटॉमिक नंबर दिया है, मतलब कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कहीं पे है कहीं पे नहीं। मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कॉलम है, प्रोटॉन्स का कॉलम है, इलेक्ट्रॉन्स, और हमें नाम भी देना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसा टेबल फिल कर सकते हो ना, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट एटॉमिक नंबर, मास नंबर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का निकालने का वो तैयार हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन आपको इसी बुक के अंदर दिया है। 6th क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है? नहीं, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, एक सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड, यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 पेज पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और 24 पेज पे 29, आई होप आप लोगों के पास अगर बुक्स है तो आप उसको खोल लो, ताकि आप जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन पाओ। और कभी भी सेशन में बैठते हो ना तो बच्चे बुक और कॉपी लेकर बैठा करो, क्योंकि सब कुछ देखने से समझ नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रैक्टिस करके समझ आते हैं। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन है, इसको सेशन के बाद एक बार खुद भी करके देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा ब्रश अप हो जाएगा।
जो भी अभी तक मैंने समझाया। तो अभी मैं इसको आपके लिए कर देती हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर नहीं दिया, बट न्यूट्रॉन दिए। तो एटॉमिक नंबर से आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, 9। जितने प्रोटॉन्स होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी 9। अब मास नंबर निकालना कौन सा मुश्किल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, मास नंबर आ जाएगा। तो 10 + 9 19। इनको हम बाद में फिल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, एटॉमिक नंबर 16, तो प्रोटॉन तो आसान है 16, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 16। अब यह मास नंबर दिया है लेकिन आपको न्यूट्रॉन नहीं दिए, तो आपको पता है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो, मतलब 32 में से 16 माइनस कर दे, तो कितना बचेगा, 16 ही बचेगा। तो ये भी फिल हो गया। अब थर्ड केस में मास नंबर दिया है और प्रोटॉन दिए। प्रोटॉन अगर 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे, और एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 12, क्योंकि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, अगेन मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दोगे, तो 24 में से 12 गए, आंसर 12 ही बचेगा। अब यहाँ पे मास नंबर प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन भी उतना है, उतना ही एटॉमिक नंबर है आपका 1, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, अगेन इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना होगा 1। अच्छा अगला देखते हैं, मास नंबर दिया है, न्यूट्रॉन नहीं है लेकिन प्रोटॉन 1 है। प्रोटॉन 1 है तो मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 1, ठीक है। अब रही बात इनके नाम लिखने की, एटॉमिक स्पीशीज के नाम लिखने की। तो एटॉमिक स्पीशीज के नाम आपको कैसे आएंगे, आपको एटॉमिक नंबर्स 1 to 20 लर्न करने होंगे, एटलीस्ट 1 to 20, 30 कर लो तो भी बहुत अच्छी बात है, बट 1 to 20 तो आप पक्का से लर्न कर लो उनके एटॉमिक नंबर्स। तो हमारे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पहले 10 लर्न करके लिख कर देखो और फिर 10 और लर्न कर लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये एटॉमिक नंबर्स एटलीस्ट 30 तक बोल रही हूं मैं आपको, बट 20 तक तो पूरा एक लकीर खींच लो कि आना ही चाहिए, इट शुड बी ऑन योर टिप्स। और एटॉमिक मास का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, बट एटॉमिक नंबर आपको याद करने, आपको कभी क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें नाम देना होता, तो यहाँ एटॉमिक नंबर है 9, तो अगर आप इसको लर्न करोगे तो आपको पता लग जाएगा 9 किसका है, 9 बिलोंग्स टू फ्लोरीन। तो आप यहाँ पूरा फ्लोरीन या उसका सिंबल भी लिख सकते हो। ऐसे ही आप देखोगे 12 बिलोंग्स टू मैग्नीशियम। अब यहाँ पे आपके पास कौन सा है, एटॉमिक नंबर 1, दैट मीन्स इट इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो 1 ही एटॉमिक नंबर है, तो ये भी हाइड्रोजन ही है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे आयन बना हुआ है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। तो आप अपनी बुक में भी देखो एक बार, आपका 29th क्वेश्चन निकाल लो। 29th इसका आंसर दिया है आपको पेज नंबर 29 पे। तो आप देखो यहाँ पे ये जो दोनों ही हाइड्रोजन है, बट ये जो हाइड्रोजन है दिस इज हाइड्रोजन आयन, क्योंकि जब भी कभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता तो आप उसको क्या कहते हो, आयन। सो आई होप यू गॉट इट कि किस तरीके से आपको करना है ये। तो इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर्स भी लर्न करने और इनको फिल करना भी आपको आना चाहिए। तो ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था, तो आपके पास तो बुक्स है ही, तो उन बुक्स में उसी बुक में से ये आप कॉपी करके आप एक बार फिर भी दोबारा से खुद से करके देखना, और अगर नहीं आता तो फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को देखना कि मैंने कैसे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटम एंड एटॉमिक मॉडल्स। तो बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किए, क्या क्या लिमिटेशंस रही, उस पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम अलोंग विद इट्स लिमिटेशन। मतलब थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या था और उसका लिमिटेशन क्या था, मतलब वो क्या नहीं बता पाया था जिससे वो डिस्कार्ड हो गया था। तो पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इट बिलोंग्स टू J.J. Thomson, one of the renowned scientists, that is the J.J. Thomson. J.J. Thomson सर का फर्स्ट अटेम्प्ट था एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए, और उनके अकॉर्डिंग एटम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है।
मतलब दिखता था जो उन्होंने अपने मॉडल में बताया था। तो पर जानते हैं हम पूरा मॉडल समझते हैं इस आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। सो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, सबसे बड़ी बात तो इन्होंने अपने मॉडल का नाम क्या दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे कि आप देखते हो हम पुडिंग्स खाते हैं उसमें कई कई जगह प्लम्स लगे होते हैं, तो तभी वो मॉडल उसी चीज से रिलेट किया गया था, प्लम पुडिंग मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो एटम है वो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, मतलब एक गोल बॉल की तरह है जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, जैसे कि प्लम्स होते हैं पुडिंग में, जैसे प्लम्स होते हैं पुडिंग में, या आप कह सकते हो जैसे सीड्स होते हैं वाटरमेलन के अंदर। तो इन्होंने जो अपना मॉडल था उसको कंपेयर किया था वाटरमेलन के साथ, जैसे कि मैंने बताया सीड्स इन वाटरमेलन, या फिर आइसक्रीम में रेजिन्स भी कह सकते हो या पुडिंग में प्लम्स भी कह सकते हो, बट इट इज मोस्ट फेमस एज प्लम पुडिंग मॉडल। बट कुछ चीजें थी जो वो आंसर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये जो मॉडल था वो फेल हो गया था। और आई होप आपको आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि जैसे कि थॉमसन सर ने बोला कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज है और कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपको लगता है कि क्या ऐसी चीज एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जितना भी साइंस आप लोगों ने पढ़ा आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो अगर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्यों दिख रहा है आपको? वो तो कब से न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए उतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज से। तो यही चीज थी कि उन्होंने बोला कि नेगेटिव चार्ज थोड़ा है और वो स्कैटर्ड है, आपको फिर भी दिख रहा है। सो इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द थॉमसन मॉडल, दैट इज ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एटम में होते हैं, बट ऐसी चीज कैसे एग्जिस्ट करेगी कि इतना ह्यूज पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और वो भी दिख रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, और वो भी स्कैटर्ड है। So that is the reason he couldn't explain the stability of an atom. So this was Thomson model of an atom. ऐसा ही आपको पेपर में लिखना है, जैसे कि देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, फिर उनका मॉडल एक्सप्लेन करो, साथ में डायग्राम भी बनाना है, और फिर बाद में उसका लिमिटेशन भी बताना है। और एज पर मार्क्स अगर ये थोड़ा सा ज्यादा 2 नंबर का दिया हो तो दिस मच इज सफिशिएंट, बट अगर ये 3 में दिया हो तो यहाँ पे जो हम थॉट प्रोसेस है हमारा कि इतना थोड़ा चार्ज, इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, न्यूट्रलाइज, वो लाइंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है, व्हाई डिड रदरफोर्ड सिलेक्ट अ गोल्ड फॉइल इन हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है, और जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो अरिहंत की बुक में हमने आपको एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सारे इकट्ठे करके दिए, न्यू फॉर्मुलेट करके, और जो भी मतलब पेपर में पूछे जा सकते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें भी ये गिवन है ये क्वेश्चन। तो पहली चीज तो हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझते हैं पहले, और किसने किया था? ये रदरफोर्ड ने किया था। और उसके बाद हम समझेंगे कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों ली थी। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट की वो हम पहले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझेंगे, तो अपने आप ही आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो किया किस लिए गया था? टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड है। तो ये अपरेटस उन्होंने सेट किया था। ये क्या था? दिस वाज लेड ब्लॉक। ठीक है, लेड ब्लॉक इसलिए लिया गया क्योंकि लेड इनर्ट होता है टुवर्ड्स रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसके अंदर लिया गया था रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल इज समथिंग जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है और उससे अपने आप रेज निकलती रहती है, और 3 रेज निकलती है, उसमें से एक रे होती है अल्फा रेज। तो एक तरह से यहाँ पे रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या है? दे आर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक होल था टू ऑब्टेन अ फाइन बीम। एक मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई ताकि जब वो रेज ये गोल्ड फॉइल है बीच में, इसको स्ट्राइक करे तो वो कहीं कहीं पे डिफ्लेक्ट होंगी, तो उन डिफ्लेक्शन को कैच कर पाए, तो इस तरीके से वो मूवेबल स्क्रीन लगाई गई थी। और ये हमारे पास गोल्ड फॉइल आ गई। ठीक है, दिस इज मेटल फॉइल लिखा है, गोल्ड की बनी हुई थी। एंड दिस वॉज अ मूवेबल स्क्रीन मेड अप ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल, क्योंकि फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ जब भी कोई चीज स्ट्राइक करती है ना, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, उस पे कुछ कलरफुल पैटर्न्स बन जाते हैं, जैसे कि फिगर में भी देख रहे हो थोड़े डल डल से, दिस इज स्किंटिलेशंस, द कलरफुल पैटर्न, जो कि बताता है कि डिफ्लेक्शन यहां से हुई है। तो अब हम समझते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली और उनसे अल्फा रेज पास किए, जैसे कि मैंने बताया रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा रेज आ रही है, और अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशंस होती है, और फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन्स होते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? उन्होंने देखा कि कुछ रेज सीधी चली गई, मोस्ट ऑफ द रेज दे पास स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द रेज दे पास स्ट्रेट। मतलब अगर मैं ऐसे बना लूं,
ये तो मोस्ट ऑफ द रेज दे पास स्ट्रेट, मैक्सिमम ऑफ देम, एंड सम वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल। कुछ रेज छोटे और बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, और लेकिन कुछ रेज तो रिबाउंड ही हो गई है, देखो मतलब अपना रिट्रेस कर लिया उन्होंने पाथ, दे गेट रिबाउंडेड बैक। सो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। अब इसी के बेसिस पे स्टडी किया और कुछ कंक्लूजन्स निकाले उन्होंने। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज पास स्ट्रेट, इससे उन्होंने कंक्लूड कर पाए कि एटम के अंदर बहुत सी जगह खाली है, तभी तो रेज सीधी चलेगी ज्यादा से ज्यादा, और स्मॉल और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इसका मतलब वो किसी से टकरा रही थी, और वो ऐसी चीज थी जो सेंटर में थी और वो थोड़ा डेंस मास था, ठीक है, और उसको कहा गया न्यूक्लियस। तो इन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग इन द सेंटर ऑफ एन एटम जिससे टकराकर वो स्मॉल और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, और उसको क्या कहा, बुलाया गया बाद में न्यूक्लियस। अब क्योंकि कुछ रेज रिबाउंड ही हो गई, इतनी भयानक रिपल्शन तो तब होती है जब कोई सेम चार्जेस आपस में टकरा जाते हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, और मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और जो न्यूक्लियस है इसको सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो इट वाज कंक्लूडेड एंड इट वाज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब गोल्ड फॉइल क्यों ली गई? गोल्ड फॉइल इसलिए ली गई क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत ही ज्यादा मेलिएबल है, मतलब उससे थिन शीट्स बनाई जा सकती है, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो हमें तो वही चाहिए थी, थिन शीट जिससे रेज पास हो सके, ठीक है, तो इसीलिए ये रेज ली गई। अब देखो आपका इस बुक के अंदर ये पेज नंबर 1 सेकेंड, पेज नंबर 22 पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो नहीं, उसके बाद जो है कि गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट की गई वो वाला क्वेश्चन है। और देखो इसमें पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया, हमने तो इनफैक्ट पूरा एक्सप्लेनेशन ही कर लिया है। तो इसलिए ये ली गई क्योंकि अगर जो थिन फॉइल होगी तो इस वजह से वो उतने, अगर कोई और मेटल लेता वो उतनी मेलिएबल नहीं होता, लेकिन गोल्ड मेलिएबल है और उससे थिन शीट्स बनाई जा सकती है। अगर थिक लेता तो वो बेसिकली क्या होती कि वो बाउंस बैक कर जाते और उससे न्यूक्लियस के बारे में भी पता ना लग पाता। सो दैट इज द रीजन ही सिलेक्टेड द गोल्ड फॉइल, बिकॉज इट इज हाईली मेलिएबल। ओके, अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है एक एलिमेंट का जिसका सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट दिया है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम। So what is wrong with the structure of atom? And draw a correct representation and write the chemical formula. तो सबसे पहली तो चीज यहाँ पे दिया है A23 और ये 11, और अभी तक आपको एटॉमिक नंबर्स तो आगे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे पता लगते हैं और ये कौन सा एलिमेंट है। अब इसका एटॉमिक नंबर है 11, मतलब ये बात हो रही है सोडियम की, 11 एटॉमिक नंबर और 23 इसका है मास नंबर। अब यहाँ दिया है इसका एटॉमिक मॉडल, क्या दिया, एटॉमिक मॉडल। अब जो इसका एटॉमिक मॉडल है, अगर मैं इसके प्रोटॉन्स को देखकर इसके इलेक्ट्रॉन लिखूं तो वो 11 ही होंगे, और कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, मतलब इसमें 3 शेल्स होंगे। लेकिन इस मॉडल के अंदर आप देखो ये तो न्यूक्लियस हो गया, लेकिन शेल सिर्फ 2 दिए। सो व्हाट इज रॉन्ग इन द एटम? इट हैज ओनली 2 शेल्स, जबकि हकीकत में इसमें कितने शेल्स होने चाहिए, 3, KLM। तो ये इसमें एक गलती है, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट 281, तो यहाँ तो 2 है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं हो सकते, ऑक्टेट को ऑक्टेट से ज्यादा थोड़ी ना हो सकते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब जो यहाँ का एल शेल है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स दिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये 2 गलती है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला पार्ट है ड्रॉ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो बहुत आसान है, यहाँ पे पहली बात तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास 3 शेल्स, ये मैं रफ हैंड बना रही हूँ, आप प्रॉपर बनाइएगा। दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1, और शेल्स कौन कौन से होंगे, K, दिस वुड बी L और बाहर वाला M। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला बनाना हमने मतलब हमें इसकी क्लोराइड बनाना है। अब सोडियम है तो सोडियम का वैलेंसी या 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो वैलेंसी क्या होगा, प्लस। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, कॉन्फ़िगरेशन 287,
इसको ऑक्टेट अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब इसका वैलेंसी क्या होता है, Cl नेगेटिव, और इसको जब आप क्रिस क्रॉस करके बनाओगे तो ये बनेगा NaCl। तो बेसिकली इसका क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। तो कभी भी किसी का कंपाउंड बना के केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो उसको उसकी वैलेंसी में लिखो, पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में, और फिर उसको क्रिस क्रॉस करा के उसका कंपाउंड बना दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे। सो विच पॉपुलर एक्सपेरिमेंट इज शोन इन द फिगर। अब आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स, गोल्ड एटम, तो आंसर वुड बी इट इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पूरा लिख लेना आप, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लिस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, दिस ईयर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने अभी डिस्कस भी की थी कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ऑब्जर्वेशंस ये थी कि कुछ रेज सीधी चली गई है, कुछ स्मॉल और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई है, और कुछ रिबाउंड हो गई है, और उसी का नेक्स्ट पार्ट है आपको कंक्लूजन्स भी बताने हैं। तो कंक्लूजन्स भी ऐसे ही आप लिख दोगे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, देयर इज समथिंग इन सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंक्लूजन्स भी हो गए, ऑब्जर्वेशन भी हो गई, और मॉडल बताना है आपको। स्टेट द मॉडल ऑफ एटम सजेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और वो भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स है। एंड ही कंपेयर्ड द मॉडल विद सोलर सिस्टम, ये चीज आपको याद रखनी है, ही कंपेयर्ड द मॉडल विद सोलर सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे और प्लैनेट्स आसपास घूम रहे हैं, इसके अंदर भी सिमिलरली उनके हिसाब से न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह आसपास न्यूक्लियस के घूम रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है, और आपको ये हमारी इस अरिहंत की बुक में भी मिलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट वर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने इतने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, इतना स्मार्टली ऑपरेटर्स डिजाइन किया, ऑब्जर्वेशन सही थे, कंक्लूजन सही थे, तो कहाँ पे दिक्कत रह गई। तो पहली चीज तो आपको ऑपरेटर्स आई होप समझ आ गया कि आपके पास लेड ब्लॉक, रेडियो एक्टिव मटेरियल, अल्फा पार्टिकल का रे, गोल्ड फॉइल, ये आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और ये डिफ्लेक्शंस, ठीक है। और ये भी आपको पता है कुछ रे सीधी चली गई, कुछ स्मॉल लार्ज एंगल से चली गई और कुछ रिबाउंड हो गई, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या था, so according to Rutherford कि जो एटम का स्ट्रक्चर था that was similar to the solar system, ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और बोला न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं सोलर सिस्टम में सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये सब चीज उन्होंने बताई। अब ड्रॉबैक क्या था, अब इनके अकॉर्डिंग जैसे प्लैनेट्स आसपास घूम रहे हैं सन के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी आसपास घूम रहा है न्यूक्लियस के। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल, प्लैनेट पे चार्ज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, और उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब फिजिक्स की एक थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर गोल गोल घूमता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर गोल गोल घूमता है तो उससे एनर्जी निकलती है, अपने आप को एनर्जी लूज करता है, और उसके कारण उसका पाथ छोटा होता जाता है और फाइनली वो मतलब स्पाइरल डाउन हो जाता है। अब अगर वही थ्योरी को आप यहाँ पे लगाओ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और वो भी चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब जब वो घूम रहा है तो उससे भी एनर्जी निकल रही होगी, उसका पाथ भी छोटा हो रहा होगा, और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वो स्पाइरल डाउन होकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और ऐसा करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम टाइम लगना चाहिए। बट आज तक किसी भी साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिला। सो दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आसपास घूम रहा है प्लैनेट की तरह तो वो क्यों नहीं गिर रहा। तो why it should means it also should obey the electromagnetic theory, but it is not obeying that. So this was the main question mark and was the drawback which led to the failure of this Rutherford model of an atom. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, what are the postulates of Bohr model of an atom? अब जब रदरफोर्ड का सारा ड्रॉबैक आप सब पढ़ चुके हो, पहले थॉमसन पढ़ चुके हो, रदरफोर्ड पढ़ चुके हो, अब लास्ट में जो हमारा एक्सेप्टेड मॉडल है बोहर, वो तो पढ़ना बनता है। तो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या है? तो पहली चीज तो इन हमारे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने, नील बोर जिनको बोलते हैं,
इन्होंने बोर मॉडल ऑफ एन एटम दिया, जिसको बोर्स थ्योरी भी कहते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को पूरा कवर करने की कोशिश की और जस्टिफिकेशन प्रॉपर बेहतरीन तरीके से दिया। सो ही सेड कि एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो एटम पे कोई नेट चार्ज नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि एटम के सेंटर के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। और इन्होंने कहा कि जैसे ही आपके पास एटम आ गया, न्यूक्लियस आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के आसपास शेल्स प्रेजेंट है। शेल्स की प्रॉपर एक डेफिनेट एनर्जी है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। और इन शेल्स को नाम दिया गया स्टार्टिंग फ्रॉम के। दिस इज न्यूक्लियस, डोंट गेट कंफ्यूज विद एन। के, एल, एम, एन, ऐसे सो और शेल्स है। और शेल्स के अंदर क्या है? शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं रिवॉल्व इन दी शेल, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बस ऐसे रैंडम घूम रहे हैं, बट बोर के अकॉर्डिंग जो एटम है दे आर रिवॉल्विंग इन देयर पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स व्हिच आर डेजिग्नेटेड एज के, एल, एम एंड सो ऑन। हर शेल का फिक्स्ड एनर्जी है, तभी इसका दूसरा नाम क्या कहा गया? एनर्जी लेवल्स। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूमेगा वो अपने आप ना तो एनर्जी लूज कर रहा है ना वो गेन कर रहा है, और उसकी वही एनर्जी है जो कि शेल की एनर्जी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने होंगे? दैट इज गिवन बाय बोर-ब्यूरी रूल। मतलब अगर मैं बात करूं या के शेल की, तो के शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर पाता है, या एल कितने अकोमोडेट कर पाता है? जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था सोडियम वाला, जिसमें मैंने बोला कि एल शेल कैन नॉट हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दैट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद बोर-ब्यूरी रूल। तो किसी भी शेल के अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हम 2n² को यूज करेंगे। पहला शेल मतलब n इज इक्वल टू 1, तो पहले शेल में n को 1 पुट किया, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। जब n 2 मतलब दूसरा शेल, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मतलब 8। तो इसी अकॉर्डिंग पता लगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड है और कितने नहीं। सो दिस वाज द बोर मॉडल। आई होप यू गॉट इट कि बोर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये मॉडल था कि न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, जिसको आप के, एल, एम, एन भी बुला सकते हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर कैलकुलेटेड बाय 2n²। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन ऑक्टेट? हाउ डू एलिमेंट्स अटेन एन ऑक्टेट? मेक अ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। अब आपको बहुत कुछ मॉडल्स के बारे में आ चुका है एंड आई होप आप कर भी लोगे। तो पहला क्वेश्चन ऑक्टेट, ऑक्ट का मतलब है 8। हाउ डू एलिमेंट्स अटेन एन ऑक्टेट? वो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकते हैं? और फिर हमें एटॉमिक मॉडल बनाना है मैग्नीशियम और फास्फोरस का, और यहाँ पे आपके लिए आसान कर दिया गया है कि आपको एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटॉमिक नंबर्स याद पक्का रखो। अब ऑक्टेट का मतलब है कि किसी भी एटम को, मतलब जो एटम है अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट अटेन कर लिया। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब वो कैसे कर सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन देकर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा एटम है, तो ये कैसे कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन की? ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो उससे उसके पास क्या बच जाएगा? सिर्फ 2 और 8, और उसका ऑक्टेट अटेन हो जाएगा। या फिर गेन करके, अगर मैं बोलूं किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, तो इसके लिए बेटर होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये बन जाएगा ऑक्टेट अटेन कर लेगा। या फिर शेयर करके, तो इलेक्ट्रॉन देकर, लेकर और शेयर करके कोई भी एटम ऑक्टेट अटेन कर लेते हैं, और जब ऑक्टेट अटेन कर लेते हैं दे बिकम स्टेबल, वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं। और मैग्नीशियम और फास्फोरस का हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना था, तो जब भी किसी का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसमें प्रोटॉन दिए गए थे 15, तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन कितने हैं इसके? न्यूट्रॉन इसका जो हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, दिस इज ऑल्सो 15, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 15, राइट। तो इसका आप इस तरीके से एटॉमिक मॉडल, मतलब इलेक्ट्रॉन को देखते हुए 2 8 5, पहले शेल में ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके पास आ गए 5। आप ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं बनाने में कंफर्टेबल, आप ऐसे भी लिख सकते हो।
और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फिगरेशन 282, तो इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स. डॉट्स भी बना सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो. सो दिस इज हाउ यू राइट you make the diagrammatic representation of their atomic models. So now let's begin with the another topic, very interesting, valency and electronic configuration. तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, if K and L shells of an atom are full, मतलब दो शेल K और L शेल जो है एटम के वो फुल है, then what would be the total number of electrons in an atom? अब देखो K शेल फुल है और L शेल फुल है, ठीक है, M के M है ही नहीं, तो हम सिर्फ K और L तक की बात करेंगे, इसको आप छोड़ दो लेवल 3 को. तो ये फुल है. अब आपको पता है K शेल पहला शेल है और इस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2. L शेल दूसरा शेल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके पास 8. तो अगर ये फुल होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 2 और 8, मतलब 2 + 8 कम्स आउट टू बी 10. तो फुल होने का मतलब है कि जितनी इनकी कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन है. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी काउंटेड बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन देम. सो 2 + 8 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. तो सबसे पहले तो वैलेंसी जान लेते हैं. वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बुलाते हैं. और वैलेंसी जो है बच्चे वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स. जैसे सपोज अगर मैं सोडियम की कॉन्फिगरेशन लिखूं, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 11, तो कॉन्फिगरेशन हुआ 281. तो इसके शेल है KLM. तो इसके जो लास्ट शेल है वो होता है वैलेंस शेल. हर किसी के लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं और हर किसी के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखकर डिसाइड होती है वैलेंसी. तो अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे 1, 2 या 3 हो तो उसका वैलेंसी होता है +1, +2 या +3, क्योंकि वो लूज कर देता है. और अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 या 7 हो तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. और ये गेन कितने करता है? ऑब्वियसली ऑक्टेट अटेन करने के लिए करता है. तो उसका वैलेंसी ऐसे रहता है. तो अब यहाँ पे हमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बात की गई है. तो सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, मतलब प्रोटॉन भी 14 और इलेक्ट्रॉन भी 14. तो वैलेंसी जानने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन देख के कॉन्फिगरेशन लिखोगे. ये हो गया वैलेंस शेल और ये हो गए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स. अब जिसके लास्ट में 4 होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसका वैलेंसी क्या होगा? -4. तो इसको कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से. ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 8, कॉन्फिगरेशन 2 और 6. तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? मतलब इसका वैलेंसी देख लेते हैं. तो इसके 2 शेल है K और L, तो इसको ऑक्टेट अटेन करने के लिए इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो मतलब इसका वैलेंसी क्या रहेगा? इसका वैलेंसी रहेगा 2 नेगेटिव, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैलेंसी बाय लुकिंग एट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगला क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड वैलेंसी. हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी लिखना है, वैलेंसी भी. देखो आपके लिए रिवीजन होगा. तो क्लोरीन है, तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर लिखो. एटॉमिक नंबर लिखने के बाद मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी इतने हैं. इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद कॉन्फिगरेशन लिखो. तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. वैलेंसी इसको देख के मैंने बताया जिसमें 4, 5, 6, 7 होते हैं, उनमें से 8 में से माइनस करके आप निकालते हो. तो वैलेंसी कितना होगा? -1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. सोडियम का एटॉमिक नंबर याद करो 11, इलेक्ट्रॉन भी मतलब 11, क्योंकि प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11. कॉन्फिगरेशन 281, ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है वो हमेशा उतना इलेक्ट्रॉन देता है, +1. तो इसका वैलेंसी क्या हुआ? Na पॉजिटिव. सिलिकॉन अभी हमने किया ही है. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, मतलब 284, क्योंकि 14 ही इलेक्ट्रॉन है. अब 4 है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, -4 शेयर करेगा. तो वैलेंसी क्या रहेगा? S4 नेगेटिव. चाहे ऐसे भी लिख सकते हो चाहे ऐसे भी लिख सकते हो.
So this is how you write the configuration by looking at the number of electrons, and then by looking on valence electrons you write the valency, and this is the right way to represent the valency. अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड. अब किसी का भी फॉर्मूला लिखना चाहिए तो हमें उसका वैलेंसी पता होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लिख सकते हैं. और आपको पता है वैलेंसी कैसे पता होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगते हैं, कॉन्फिगरेशन से. कॉन्फिगरेशन कैसे पता लगती है, इलेक्ट्रॉन से. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगते हैं, एटॉमिक नंबर दिया हो तो आप पता लगा लेते हो, या इलेक्ट्रॉन दिए भी हो सकते हैं. अब अगर हमें लिखना है सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ही है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 281, इसका 26, इसका वैलेंसी प्लस, इसका 2 नेगेटिव. अब फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या करते हो, आगे पॉजिटिव लिखते हो, पीछे नेगेटिव, और इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देते हो, बट नीचे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते. तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Na2O. अब ऐसी एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फिगरेशन 283, इसका एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 287. वैलेंसी 3 को देख के पता लगा +3, 7 को देख के पता लगा -1. क्रिस क्रॉस करो, Al ऐसे ही रहेगा, Cl ऐसे ही, ये इसके पाव में आ जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट बिकम्स AlCl3. इसको साथ में लिख सकते हो. अगला सोडियम सल्फाइड. सोडियम एंड सल्फाइड मीन सल्फर. सो 281 और ये आपके पास हो गया 286. वैलेंसी +1, ये -2. इंटरचेंज कर दो, Na2S. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना स्पीडली कैसे कर दिया और आप कैसे करोगे. तो स्पीडली करने के लिए एटॉमिक नंबर्स याद करो. एटॉमिक नंबर्स आएंगे तो आप भी स्पीड से कर लोगे. Next question. Write down the names of the compounds represented by the following formula. We need to write the name of the compounds. हमें नाम लिखने हैं, फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं, वी जस्ट नीड टू राइट द नेम्स. तो पहला है Al2SO4 होल थ्राइस. तो ये आपके पास है एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम, एंड SO4 नेगेटिव इज सल्फेट, जो कि इसके साथ कंबाइंड है, सो इट इज सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट. यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन. तो जब क्लोरीन रिएक्ट होता है तो वो आयन नेगेटिव आयन के फॉर्म में होता है, और नेगेटिव आयन्स को आप कैसे लिखते हो, IDE लगा देते हो, इट बिकम्स कैल्शियम क्लोराइड. अब यहाँ पे पोटेशियम और सल्फेट, सो इट बिकम्स पोटेशियम सल्फेट. दिस इज पोटेशियम एंड नाइट्रेट, सो इट बिकम्स पोटेशियम नाइट्रेट. सो दीज आर द नेम्स फॉर द गिवन फॉर्मूलाज. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलिमेंट X हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 12 एंड मास नंबर 26. एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है 12 और मास नंबर है 26. ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स एंड न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर एटम ऑफ द एलिमेंट, एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट एंड व्हाई. तो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट पार्ट को करते हैं पहले. एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर दिया है, यहाँ लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर 26. हमें डायग्राम बनाकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है ऑर्बिट्स में, और उसका वैलेंसी भी बताना है. तो यहाँ पे हम कर लेते हैं. तो ये आपके पास X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 12 और मास नंबर है 26. तो एटॉमिक नंबर 12 है, तो मतलब प्रोटॉन भी 12 है और इलेक्ट्रॉन भी 12 है, और न्यूट्रॉन होगा मास नंबर माइनस दिस थिंग, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हो. तो इट वुड बी 14, न्यूट्रॉन्स वुड बी 14. तो इलेक्ट्रॉन को देखकर कॉन्फिगरेशन लिखो, तो ये आ गया 282. तो ये हो गया आपके पास न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है 12, और यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं 12 और इलेक्ट्रॉन भी हैं, न्यूट्रॉन्स हैं 14. और आसपास यहाँ पे 3 शेल्स हैं KLM. तो पहला शेल बना देते हैं K, दूसरा शेल बना देते हैं L, और ये तीसरा मान लेते हैं. लेट्स से दिस इज K, दिस इज L एंड दिस इज M. और इलेक्ट्रॉन किसमें कितने, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें भी 2.
सो इट बिकम्स 282. अब इसकी अगर वैलेंसी की बात करें तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. तो इफ इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वैलेंसी बिकम्स X2 पॉजिटिव. तो वैलेंसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है और जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज कर सकता है. अगला पार्ट था इफ दिस एलिमेंट X कंबाइंस विद अनदर एलिमेंट Y. अब अगर यही X एलिमेंट एक Y के साथ कंबाइन करता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है 287, तो फॉर्मूला क्या होगा और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया हमने. तो हमें पता लग गया ये X2 पॉजिटिव है और Y हमें दिया है 287, तो इसका वैलेंसी क्या होगा माइनस. तो फॉर्मूला कैसे अटेन करते हो आप क्रिस क्रॉस करके. तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो ये इसके पाव में आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. सो द फॉर्मूला वुड बी XY2. तो इस तरीके से आपने इसका फॉर्मूला बनाना है. बेसिकली फॉर्मूला बनाने के लिए हमें वैलेंसीज चाहिए होती है और फिर क्रिस क्रॉस कर देना होता है. अगर मैं इस फॉर्मूला को Y2X लिखती तो ये गलत होता, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट आपका आगे लिखोगे जब आप फॉर्मूला बनाओगे और नेगेटिव पीछे. Next question we have is a case study based question. So we need to read the following and answer the questions from 1 to 5 given below. तो पैराग्राफ हमें दिया है the tendency to react with atoms of some same or different elements to form molecules is an attempt to attain fully filled outermost shell. तो हमें दिया है कि एटम्स सेम या डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ताकि उनका आउटरमोस्ट शेल फुली फिल्ड हो पाए. इट मींस atom react with other atoms in order to attain fully filled outermost shell. So an outermost shell which had 8 electrons is called an octet. ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि वो एटम जिसके outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं कि उसका octet complete हो गया है. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. तो इसीलिए atoms react करते हैं ताकि वो octet attain कर पाए. This was done by gaining, sharing or loss of electrons. Valency is defined as the combining capacity of an atom of an element with the atom of another element in order to complete its octet. Electrons जो कि outermost shell में होते हैं उनको valence electrons कहते हैं. The shortest way to represent a compound with the help of symbols and valency of elements is known as chemical formula. So this paragraph is given and on the basis of this we have to answer few questions. So I hope कि अभी वो questions आपको आते होंगे. So let's see कि कौन से questions हमें answer करने हैं. So first question is, what is the number of valence electrons in Na positive ion? Now we need to tell about the number of valence electrons. As you all know that valence electrons are the electrons present in the last shell of an atom. जो एटम के लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर यहाँ पे सोडियम आयन दिया है तो मैं आपको बता दूं कि एटम और आयन में किस तरीके से हम निकालते हैं ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और यहाँ मैं सोडियम आयन के केस में लिख लेती हूँ. ठीक है, तो सोडियम पॉजिटिव का मतलब है कि एटॉमिक नंबर तो इसका भी 11 है. तो प्रोटॉन्स इसमें 11, इसमें प्रोटॉन्स भी 11. इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ ये एक न्यूट्रल एटम है, ये आयन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो 11 ना होकर मतलब उसमें से एक माइनस होकर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं Na के लिए तो वो 281 होगी. लेकिन Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को देखकर लिखूंगी तो क्या होगा 28. तो यहाँ पे इसका वैलेंस शेल M है लेकिन यहाँ पे Na पॉजिटिव का वैलेंस शेल L है. ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स Na के कितने हैं 1 और सोडियम आयन के कितने हैं 8. तो इस तरीके से आप आयन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट करते हो एंड आई होप आंसर क्लियर है कि इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. नेक्स्ट पार्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट Y whose valency is 2. हमें इस Y एलिमेंट का क्लोराइड लिखना है और हमें दिया गया है कि इस Y एलिमेंट की वैलेंसी है 2. So that means it has valency 2 positive. क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, आयन की फॉर्म में है और आपको पता है ये आयन कैसा बनाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 287 और वैलेंसी -1. तो जब हम इसको क्रिस क्रॉस करते हैं तो आपको पता है पॉजिटिव पार्ट पहले आता है और नेगेटिव बाद में और फिर इनकी वैलेंसीज को हम इंटरचेंज कर देते हैं. बट लिखते समय हम नीचे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ उसको क्रिस क्रॉस करके नंबर मैग्नीट्यूड को ले जाते हैं. सो द फॉर्मूला बिकम्स YCl2. तो
तो अगर आपको किसी का वैलेंसी पता हो तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मरकरी टू ब्रोमाइड। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे वैलेंसी का भी यूज करना होगा। सो मरकरी का मतलब Hg। जब यहाँ पे रोमन वर्ड्स में लिखा हो तो मतलब ये इसकी वैलेंसी दी गई है, क्योंकि कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा तरह की हो सकती है, तो मरकरी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। लेकिन यहाँ पे इस कंपाउंड को बनाने के लिए आपको मरकरी का वैलेंसी दिया गया है, रोमन में 2 लिखे होने का मतलब है कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव वैलेंसी उसका यूज हुआ है। ब्रोमाइड मीन्स Br नेगेटिव, तो आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, HgBr2। याद रखिए, जब कभी एक अकेला सिमिलर तरह का एटम होता है तो उसको ऐसे लिखना गलत रहेगा, हम उसको HgBr2 लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the valency of an element of it has 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक एलिमेंट दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है और आपको पूछा गया है कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो आपको पता है वैलेंसी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखकर निकालते हो, और इस केस में उसका वैलेंस शेल है m, और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3। और आपको पता है अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होते हैं तो उसकी वैलेंसी रिस्पेक्टिवली +1 +2 या फिर +3 होती है। तो इस केस में इसका वैलेंसी क्या होगा, इट वुड बी +3। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस केस स्टडी, कंसिडर एन एलिमेंट X। एक एलिमेंट बोला गया X है, उसके अंदर 2 शेल्स है, 2 मतलब पहले 2 ही होंगे, लेट्स से Kl। What is the maximum number of electrons present in the outermost shell of X। तो आपको बोला गया है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो आपको पता है इसका शेल है L और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8, और ये तभी भरेगा जब K पूरा फिल्ड होगा। तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ पाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इज 10 इन द एटम। बट आउटर मोस्ट शेल की बात करिए तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 शेल है तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 8। अब इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें 10 प्रोटॉन्स भी रहे होंगे। 10 प्रोटॉन्स तो मतलब 10 ही एटॉमिक नंबर। और अगर आप एटॉमिक नंबर की लिस्ट लर्न कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 10 एटॉमिक नंबर नोबल गैस नियॉन का होता है। सो इट इज आइडेंटिफाइड एज नियॉन। अब हम करते हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। हमने सारे टॉपिक से क्वेश्चंस कर लिया एंड आई होप कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए होंगे, क्वेश्चंस भी पता लग गए होंगे कि कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक को लर्न, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर और प्रैक्टिस करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो यहाँ क्वेश्चन है आपके पास, इन द फॉलोइंग टेबल दिया है, द मास नंबर्स एंड द एटॉमिक नंबर्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर गिवन। एलिमेंट्स दिए गए हैं A B C D E, उनके मास और एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। हमें क्या करना है, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ आइसोबार्स फ्रॉम द अबव टेबल। इस टेबल में से हमें आइसोबार्स को पिक करना है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट C लिस्टेड इन द टेबल, इसका हमें वैलेंसी बताना है। तो इस और अगला पार्ट है, विच 2 सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर इक्वल इन द न्यूट्रल एटम। तो अभी तक हमने जितना किया है ये तो क्लियर है, एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आइसोबार्स क्या होते हैं बेसिकली। तो आइसोबार्स हम उन एलिमेंट्स को बुलाते हैं, आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम रहता है बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है, बट उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट। सो द एलिमेंट्स व्हिच पोजेस सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, जैसे कि आपके पास है लेट्स से सोडियम और मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 12, बट अगर आप मास देखो तो इन दोनों का मास ही, इस सोडियम का 23 पॉइंट समथिंग होता है, रफली हम 24 भी लिख सकते हैं, और मैग्नीशियम का भी 24। सो दे पोजेस ऑलमोस्ट सिमिलर मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो वी कैन से दे आर आइसोबार्स, ठीक है। तो ऐसे टेबल में जिसका मास नंबर सेम होगा
और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, वो भी आपस में क्या होंगे, दे वुड बी आइसोबार्स। तो पेयर ऑफ आइसोबार्स अगर हम देखें तो इनको हम पहले लिख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपके पास ये है ए एलिमेंट, 1 second, this is 1 second, let me just write it. So this is A, this is B, this is C, this is D and this is E. तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की तरह मैं लिख लेती हूँ 1, 3, 7, 18 और 20। और अगर मैं इनके मास नंबर देखूं तो ये है 1, दिस इज 7, दिस इज 14, दिस इज 40 एंड दिस इज 40। तो मेरे पास वो पेयर आ चुका है डी और ई वाला, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो यहाँ पे आइसोबार्स कौन है, डी एंड ई। अब नेक्स्ट हमें वैलेंसी बतानी है सी की। तो वैलेंसी आपको पता है एटॉमिक नंबर दिया है हमें, तो एटॉमिक नंबर है इसका 7, मतलब प्रोटॉन भी है 7, इलेक्ट्रॉन भी है 7, कॉन्फिगरेशन 2, 5, और आपको पता है जिसके लास्ट शेल में 5 होते हैं उसकी वैलेंसी क्या होती है, -3। तो सी का वैलेंसी यहाँ पे क्या है, -3। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो आपको क्लियर हो ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप और आइसोबार का डिफरेंस बताना है एंड राइट यूजेस ऑफ कोबाल्ट 60 एंड यूरेनियम 235। तो आइसोटोप्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, बट उनका मास नंबर आपस में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लूं तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। दिखने में ये एक लग रहे हैं लेकिन ये प्रोटियम और ये ड्यूट्रियम है, ठीक है, मतलब ये दो आइसोटोप्स है। लेकिन आइसोबार्स जो होते हैं उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल भी लिया था सोडियम और मैग्नीशियम का, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट अप्रोक्सीमेटली सेम मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोटोप्स जो रहेंगे सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रोटॉन इनमें सेम रहते हैं, ठीक है, और डिफरेंस किसका होगा, डिफरेंट मास नंबर है, तो बेसिकली न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको पता है जो मास नंबर है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब मास नंबर डिफरेंट है, ये सेम है, तो मतलब उनमें डिफरेंस किसका होगा, न्यूट्रॉन का। लेकिन आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो मतलब प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स है वो पीरियोडिक टेबल में अगर उनका पोजीशन देखें तो वो सिमिलर प्लेस पे होते हैं, लेकिन आइसोबार्स की अलग अलग प्लेस होती है, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर नॉट ऑन द एटॉमिक मास। और फिर उसके बाद आप एक एग्जांपल दे सकते हो और अपना इस डिफरेंस को क्लोज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमें जानना है कोबाल्ट 60 और यूरेनियम 235 के बारे में। उससे पहले मैं आपको क्लियरली सबअप कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे पेपर में अगर आपको अकेला आइसोटोप्स या आइसोबार्स लिखना आए तो आपको उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पता हो। तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन के आइसोटोप्स है, ये ऑक्सीजन के है, ये यूरेनियम के है। और कोबाल्ट 60 और यूरेनियम 235 आइसोटोप्स का यूजेस भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे कोबाल्ट 60 है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और यूरेनियम 235 है वो न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज होता है। और आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूल से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन, और वो एनर्जी को आप अलग अलग चीज में कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए भी यूज कर सकते हो। जो भी आइसोटोप्स होते हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, मतलब उनमें प्रोटॉन सेम होते हैं, उनका सिंबल सेम होता है, उनमें वैलेंस शेल सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वैलेंसी सेम होती है। सिर्फ फर्क क्या होता है उनमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। और आइसोबार्स की बात करें बिल्कुल उल्टा, मतलब उनका मास नंबर सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम और आर्गन दोनों का ही मास क्या है 40, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है, सो दे आर आइसोबार्स। अब इनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसलिए एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, सिंबल भी अलग है, इनका वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ये भी अलग है, बट सिर्फ सिमिलैरिटी क्या है कि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। अब ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे, आइसोटोप्स और आइसोबार्स पे। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज, दो एटॉमिक स्पीशीज है एक्स और वाई, वो आपको दिया है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। गिव द मास नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई, और उनका रिलेशन भी बताना है हमें। मास नंबर, ऑब्वियसली मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स के अंदर प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन भी है 6, तो एक्स का जो मास नंबर है दैट इज 12,
और जो y है उसका मास नंबर क्या होगा 8 + 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो ये तो आ गए इनके मास नंबर्स। अब रिलेशन क्या है? अब देखो इन दोनों में ही प्रोटॉन का नंबर सेम है, और प्रोटॉन का नंबर सेम तो मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको आप क्या बुलाते हो? वो शेयर करते हैं रिलेशन के वो आपस में क्या होते हैं? आइसोटोप्स। वो क्या होते हैं आपस में? आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन केमिकल स्पीशीज A, B, C, D आपको दिया गया है। अब इससे बेसिस पे कुछ चीजें पूछी गई है, और ये जो क्वेश्चन है जितना भी आपने पढ़ा है उसके मतलब उनका मिक्स एंड मैच करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो हमें फाइंड करना है मास नंबर A एंड B का, एटॉमिक नंबर B का, कौन सी दो केमिकल स्पीशीज आइसोटोप्स है और कैसे पता लगा, और C का वैलेंसी, और जस्टिफाई करना अपने आंसर्स को। तो सबसे पहले व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ए एंड बी? ए और बी का मास नंबर, और मास नंबर कैसे पता लगता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ए का मास नंबर होगा 4 + 3 7, और बी का मास नंबर होगा 8 + 9 17। तो ये आ गए इनके मास नंबर्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A is 7 और B का मास नंबर है 17। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ B? B का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या देखकर निकालते हो आप? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखकर निकालते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स को मत देखना क्योंकि वो आयन भी हो सकता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 9। बी का एटॉमिक नंबर मैंने प्रोटॉन देखकर निकाला, दैट इज 9। विच टू केमिकल स्पीशीज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ आइसोटोप्स? आइसोटोप्स कौन से थे जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, ठीक है, और मास नंबर डिफरेंट। तो यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर वाले कौन है? सिर्फ यही आपको दिख रहे हैं जिनमें प्रोटॉन सेम है, दैट इज सी एंड डी, बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। ओके, और देखो मास नंबर डिफरेंट है, इसका मास नंबर है 16 और इसका मास नंबर है 18। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट निकालना है वैलेंसी ऑफ सी। सी का वैलेंसी, तो सी का वैलेंसी हम इलेक्ट्रॉन को देखकर निकालेंगे क्योंकि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कॉन्फिगरेशन से जानते हैं बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसका वैलेंसी क्या होगा? -2। तो इन क्वेश्चंस में अगर आप कुछ लिख नहीं रहे हो, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करके बता रहे हो या 1 लाइन रीजंस दे रहे हो, तो वो भी सफिशिएंट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, जो भी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिस कराई, आई होप वो समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे अब हम नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन मेरी सिर्फ कुछ सजेशंस है आपको बच्चे, प्रिपेयर वेल, स्टडी हार्ड एंड मेक योर हैबिट टू राइट एंड लर्न। और दूसरा, हमारे सेशंस में रोज आया करो क्योंकि यहाँ पे नए नए क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो डबल बेनिफिट है। So with this we come to an end of this session. I hope you like it. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me, Divya from Arihant Paraku, signing off. We are meeting very soon. Till then, take care. Bye-bye.